अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक बड़ा दिन इसलिए कि आज जो नई तरमीम हुई हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में जो अहम स्ट्रक्चरल तब्दीलियां की गई हैं उसमें एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के जज के तबादले को लेकर प्रोसीजर तब्दील किया गया। इससे पहले होता यह था कि किसी एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर के लिए उसका कंसेंट यानी उसकी रजामंदी जरूरी होती थी, लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है और अब उसकी रज़ा का एक खत भी था कि मुझे सुना जाए। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे और उससे हटकर हमने ये आज इकॉनमी के ऊपर भी बात करनी है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 1% यानी 1% का इजाफा कर दिया है। अब वो 10.5% से 11.5% के ऊपर चला गया है। अगर 11.5% शरह सूद हो गई है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि शरह सूद बढ़ने का मतलब ये होता है कि कारोबार को नुकसान होगा और कारोबार के जो तेजी है वो उस तरह से देखने को नहीं मिलती। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमने ये देखा है 33% कमी हुई है पिछले 9 महीनों के दौरान। और एक और आज अहम मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था जहां पे 9 मई के केसेस की कुछ सजाओं की मअतली का मामला था मियां महमूद रशीद साहब का और जासर साहब का, जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इन तमाम मामलात के ऊपर हमने बात करनी है। अपने मानों का तारुफ करवाता हूं। पहले हिस्से में मासद मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चर्च साहब हमने ज्वाइन कर लिया। चर्च साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर रियासत अली आजाद भी मासद मौजूद है। रियासत अली आजाद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं इख्तियार वली साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। ये जो तबादले जजेस के हुए हैं, गो के कल राना सनाउल्ला हमारे ही एबीएन न्यूज के एक शो में लीना शिगरी साहब के साथ बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब मैं उसकी कंपोजिशन देखता हूं जुडिशल कमीशन की तो उसमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नजर आती है। ये तबादले किस बुनियाद के ऊपर किए गए हैं? यानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज इनिशिएट हुई है या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, और खासकर उन जजेस के मुतालिक जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने खत भी लिखा था, ये सजा के तौर पे तबादले किए गए हैं या कोई और वजह है? क्योंकि पब्लिकली ना तो उस इलामी में बताया गया है, ना कोई मिनट्स में बात सामने आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोजीशन है कि आखिर ये तबादले हो क्यों रहे हैं। सजा है या कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब। हर बात को अगर हम शक की निगाह से देखेंगे और अपनी नीयत खराब करके देखेंगे तो हमें वो बुरी ही नजर आएगी। ठीक, लेकिन इनफैक्ट आपके साथ जो आज पैनल पर बैठे हुए हैं रियासत अली आजाद साहब, वो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे कि ये मुतालिबा इनका भी था। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ये प्रेसिडेंट थे और ये इन्हीं का भी मुतालिबा था कि मतलब जिस तरह बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस का उनकी रोटेशन होती है, उनके ट्रांसफर होते हैं, यहाँ से दूसरे हाई कोर्ट में जाते हैं, दूसरे सूबों में जाते हैं। सो दिस इज नॉट सो स्पेशल अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठीक, कि यहाँ पर 15-15, 16-16 साल से लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा कोई महकमा तो मेरे ख्याल में या सेनेट ऑफ पाकिस्तान है या फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है या प्रोविंशियल असेंबलीज है, जिसमें कोई बंदा एक बार अंदर हो जाता है तो वो रिटायर होकर निकलता है। तो मेरे ख्याल में ये अगर कोई एक उससे एक है तो ये जुडिशरी का निजाम और कुंबा है ये अदलिया का। तो मोहतरम जजेस साहिबान की जो फैमिली थी उसमें कुछ जजों को ये लिवरेज अगर और ये फैसिलिटी हासिल हो कि उनकी ट्रांसफर इस्लामाबाद से कहीं बाहर नहीं होगी और बाकी जो जज हैं वो रोटेशन में घूमते फिरेंगे, कभी यहाँ कभी उधर कभी इधर, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड था। तो वो चीज इसमें जो है वो खत्म हो गई है। बाकी पॉलिटिकली या तनकीद की नजर से कोई अगर इसको देखे और इस पे अपने फिक्र कसे तो वो तो एक और चीज है। ज़ेब दास्तान के लिए फिर लोगों के पास कहानियां भी बहुत होती हैं, मिसरे भी बड़े होते हैं, गजलें भी बड़ी होती हैं और टप्पे भी बड़े होते हैं, वो फिर गाते रहते हैं। तो आई थिंक ये नेकनियत ही है और सिस्टम से एक जो हिस्सा बाहर था उसको सिस्टम के अंदर ला दिया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सिस्टम में जो इंक्लूड किया गया। अच्छा फैसल जोहर साहब, मुझे ये बताइए कि मैंने आज नंबर चेक किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी कितनी है और लाहौर हाई कोर्ट में कितनी है, जहां पे मोहसिन तरक्यानी साहब गए हैं या दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं। जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पिछले साल अगर उसमें आप देखें तो तकरीबन मुकदमात की जो तादाद इस वक्त है वो 13,500 है। अभी आप देखें तो अप्रैल चल रहा है, पिछले साल यही 17,500 थे। तो यानी जितने पूरे साल में केसेस हैं उतने आधे साल में नजर आ रहे हैं।
ये जो सारे के सारे ट्रांसफर किए गए हैं, जिस तरह इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ये तो इंक्लूड किया गया है या कुछ में बदनीति शामिल नहीं है, ये उन जजेस का ट्रांसफर होना कितना इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, एक ऐसा जुडिशियल कमीशन जिसमें ऑलरेडी कहा जाता है कि गवर्नमेंट की डोमिनेंस मौजूद है, ये मामूल का प्रोसीजर है जो इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये वही सवाल जो अदलिया की आजादी को लेकर या बहुत सारे नाकदीन सवाल उठाते हैं, ये उसका अमली मुजाहरा था 27वीं तरमीम की उसकी स्पिरिट में? नहीं, इख्तियार वली भाई को बहुत सारी बातों का जिस तरह से इल्म नहीं होता, इस बात पे भी वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वकील नहीं है तो उनको मैं लीवरेज बिल्कुल दूंगा। ये जो बात वो कर रहे हैं वो बात इस तरह से नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस का मुतालबा कभी भी बाहर का मुतालबा नहीं रहा। जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं और सीडीए के ऑफिसरान हैं और ये इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि ये एक माफिया बना हुआ है, उनकी ट्रांसफर रोटेशन जो पॉलिसी जो कह रहे हैं वो उनकी मांगी गई थी कि यहाँ से अगर एक जज जो है वो उठता है, ओएसडी बनता है तो यहीं पे बैठा रहता है, उसके बाद फिर इसी ईस्ट और वेस्ट में चले जाते हैं। तो उनको आप जिस रिस्पेक्टिव सूबे से आए हैं वहाँ पे भी वापस भेजने का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जजेस की जो ट्रांसफर होती है वो उससे ज़रा खाइफ रहते हैं। जहाँ तक देखिए बात यह है कि अदलिया का दायरा 27वीं तरमीम बिलखसूस और 26वीं तरमीम के बाद वो एग्जेक्टिव का एक मातहत इदारा बन चुका है और उसकी जो सारे फैसले हैं उसमें डोमिनेंस एग्जेक्टिव की है। यानी वहाँ पे हुकूमत जो है उनके नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल भी होता है, उधर लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसमें भी उनकी डोमिनेंस है। तो 8-5 का ये कंपोजिशन है जो कि 18वीं तरमीम में के बाद 19वीं तरमीम आई, उसमें उस वक़्त जज साहबान का भी आप क्या उनकी बात करें। यानी इफ्तिखार चौधरी जैसा एक आदमी था, वो शख्स ने उस वक़्त की हुकूमत को थ्रेट करके और उस वक़्त की हुकूमत क्योंकि ये पीपल्स पार्टी वाले थे तो ये क्योंकि इनका पीछा इस तरह का है कि ये हमेशा अदालतों से डरते हैं, केसेस इनके खुल जाते हैं और हैं भी जेन्युइन किस्म के होते हैं, तो ये इन्होंने उसमें कर दिया, उसके डर में आके कर दिया, वो भी गलत था। अब जो हुआ है वो तो खैर बिल्कुल ही गलत है। तो इस पे आप अगर नौकुना हैं कि जी वो हुकूमत की डोमिनेंस है या फलां की डोमिनेंस है, तो ये जज तो जाहिर है सजा मिली है ना जी, जज तो जज रहेंगे। अब ये जज लाहौर में जाएंगे, पेशावर में जाएंगे तो दोनों जूनियर होंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि इनकी सीनियरिटी काउंट होगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं, बल्कि जहाँ से ये डेट से वहाँ पे चार्ज अज्यूम करेंगे। बाकी वो जज हाई कोर्ट हैं, मुस्तकिल जज हैं, जहाँ पे भी जाएंगे जज ही रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हौसला नहीं हारेंगे और जाके ठीक ठाक अपने फैसले दें जहाँ पे भी वो जाते हैं। दोनों जजेस जो इस्लामाबाद में तीनों जजेस गए हैं, चलो जैसे समन रफत कराची भेज दी गई हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका वहाँ पे जाना, लेकिन वो सिंध के कोटे पे आते तो ज्यादा बेहतर था। ये इंडिया में तो रूटीन है वैसे। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी चीज को लेकर रियासत अली आजाद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि लेकिन इंडिया में कोई सियासी तौर पे जजेस को सजा नहीं ना दी जाती। मैं वही रियासत अली आजाद साहब जो आपने गुफ्तगू चौधरी साहब की और इख्तियार वली साहब की सुनी है कि क्या जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि इन जजेस का जो तबादला है वो सजा के तौर पर, देखें सवाल बुनियादी ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ट्रांसफर तो होती है, एक सूबे से दूसरे सूबे में या डेपुटेशन के ऊपर भी जाते हैं, वो समझ आती है। क्या वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है जजेस के ऊपर? अब इंडिया के अंदर जब आप देखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है जिसमें उनके चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस हैं, वहां से इनिशिएट होता है, यानी जुडिशरी खुद इनिशिएट करती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आती है। लेकिन यहां तो एग्जीक्यूटिव चाहे तो इजलास भी बुला सकती है और फैसला भी कर सकती है। तो क्या ये हम ये समझें कि आप जो जजेस हैं उनको भी बिल्कुल उसी तरह से उसी पैमाने पर परखा जाएगा जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को परखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर दराज, सबसे पहले जो इख्तियार वली साहब मेरे भाई, उन्होंने फरमाया कि रियासत आजाद का भी ये मुतालबा था। मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कभी भी ये मुतालबा नहीं रहा। मैं जब प्रेसिडेंट था 2018 में तो हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट में मियां सागम निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था, अटॉर्नी जनरल ने उस पे एक लॉ बना के और रूल्स देने थे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की ट्रांसफर के लिए। तो एक तो पहले मैं ये कैटेगरिकली इस पे बता दूं। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जी बाकी जो सूबे उनमें मतलब रोटेशन होती,
वो जज उसी हाई कोर्ट के उन हाई कोर्ट्स के बेंचेस हैं, मसलन लाहौर हाई कोर्ट है, बहावलपुर बेंच है, रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है, तो वो सूबे के अंदर उनकी ट्रांसफर होती है, डिवीजनल रोटेशन बेंचेस। नहीं है इसको कहते। डिवीजनल बेंच। एक चीज ये क्लियर कर दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि मैं सबसे पहले एक चीज और अर्ज करूं कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट का जज रहता है, उसको दूसरे किसी सूबे में ट्रांसफर या रोटेशन की बेस पे नहीं भेजा जा सकता था। ये जब 27वीं तरमीम आई और आर्टिकल 200 के अंदर उन्होंने कंसेंट का लफ्ज हटा दिया, तो उसके तहत भी एक मैकेनिज्म है कि अगर आपने ट्रांसफर करना है तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म है, एक विजडम है, एक बोनाफाइडी चीज है। इस पे AIR 1994 इंडिया की जजमेंट है कि आपने किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जी अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बुनियादी वजह यह कि किसी एक टैक्स के स्पेशलिस्ट 2 जजेस थे, उनकी DB थी और 2 ही जज अवेलेबल उस हाई कोर्ट में थे और उनके अंदर डाइसेंट आ गया है, तो एक तीसरा रेफरी जज की जरूरत है, तो इस पर्पज के लिए ये आर्टिकल रखा गया था। अब इनकी जजेस की ट्रांसफर होना ये बोनाफाइडी नहीं है, इसके पीछे तो पर्पज ही नहीं बताया गया कि फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ठीक टू अनदर हाई कोर्ट। अब अगर तो कोई, जैसे मैंने उस जजमेंट का जिक्र किया है, किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए, स्पेसिफिक किसी प्रेपोजिशन के लिए अगर ट्रांसफर किया जाता तो हम समझते हैं ये बोनाफाइडी था। अब अख्तियार वली साहब जैसे फरमा रहे हैं कि जी लोग तो उसमें से निकाल लेते हैं, अब ये नविश्ता है, दीवार है, आपने अरबाब तैयब साहब का भी नाम भेजा, साहब सुमरो साहब का भी भेजा, तो वो तो एक बहाना थे, ये खत वाले जजेस निशाना थे, आपने उनको ही ट्रांसफर किया, आपने बाकी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? तो नीयत तो इससे जाहिर हो जाती है। फिर चूंकि उनका गुनाह था, उन्होंने डोगर की सीनियरिटी को चैलेंज किया, उन्होंने यहाँ पे खत लिखा कि इंटरफेरेंस होती है और ये हुकूमत की आंख के अंदर, वो कुछ लोग होते हैं ना कि आंख का तारा होते हैं, तो ये तो उनकी आंख के अंदर एक खाद की तरह खटकते थे। तो ये जजेस उन जजेस में से ट्रांसफर किए गए कि जो लोग, जिन्होंने, हम कहते थे कि आजाद मंश जजेस होने चाहिए, अदलिया को इंतजामिया से अलग होना चाहिए। 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है। 175 ठीक है, आपके बुनियादी आप यही कह रहे हैं कि आप ये उमर दराज जी जी अख्तियार वली साहब, ये मैंने आपके पैनल को भेज दिया है, आपकी टीम को, ये बैनर ये देखें, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक ही मुतालिबा और देरीना मुतालिबा जी जजेस, वो गिलानी साहब जो बाद में सदर आए हैं, ये मैंने रियासत साहब आप सुन लेना। चले जरा इख्तियार वली साहब को बात करने देना, जरा उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपने बाकी शोज में भी इख्तियार वली साहब मौकफ देना है, इसका हाई कोर्ट से कोई तल्लक नहीं था, और अगर आपने करना था तो 2018 में करते। जरा उनको इख्तियार वली साहब को, जरा रियासत अली आजाद साहब, जरा उनका मौक़िफ़ सुन लेना जरा। जी इख्तियार वली साहब। रियासत अली आजाद भाई, ये हम इस वक्त टीवी पर बैठे हैं और कोई जलसा नहीं है। जलसे में आप तकरीर भले इस तरह कर सकते हैं, टीवी पे तो आप अपनी बारी पे बोलते हैं। असल में आप तीनों लीडरान है ना, तीनों लीडरान है, तो तकरीर में किसी और अंदाज से करता हूं। अच्छा, लेकिन इख्तियार साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि ये तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन तो इसके लिए बाकायदा जुलूस निकालती रही है कि रोटेशन ऑफ जजेस जो है ये हमारा मुतालिबा है और बड़ा देरीना मुतालिबा है। हमने तो आपका मुतालिबा पूरा कर दिया, अब आप ये नहीं कह सकते हैं। रियासत अभी आप बात सुने ना, आप आजाद हैं लेकिन इतनी आजाद रियासत नहीं है। इख्तियार वली साहब को भी थोड़ी आजादी रहेंगे। सुन ले ना, अब जरा जवाब सुन ले। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये बोलें कि ये तो हमने इन जजों के लिए ये आजादी मांगी थी, ये रोटेशन इनके लिए हो और उनके लिए ना हो। तो ये कानून जो फिर आप मांगते हैं ये फिर इम्तियाजी कानून है। इसमें फिर तो ये हुआ, आप ये समझते हैं कि जुडिशरी फिर आपकी अंगूठे के नीचे आ जाए, आपकी तकरीर के नीचे आ जाए, जुडिशरी आपके धमकावे के नीचे आ जाए। मतलब
एक तो मैं फिर वही कहता हूं, एक वो रियासत है जो इस मुल्क को और एक निजाम को चलाती है। एक मेरा भाई रियासत अली आजाद है। आप रियासत के अंदर अगर अपनी छोटी रियासत बनाना चाहेंगे तो वो नहीं अच्छा होगा। इख्तियार साहब एक सवाल ले लेना, एक सवाल ले ले, जरा क्लैरिटी लेकिन एक जरा। चीज क्लियर करना जरूरी है इख्तियार वली साहब के लिए कि डिस्ट्रिक्ट सर, जुडिशरी की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन उमर के दराज, आर्टिकल उमर दराज, आप 200 अपना के शो बराबर नहीं होती। नहीं, मैं मुझे जरा आप इख्तियार ये साहब, आर्टिकल अच्छा, 200 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। डिसिप्लिनली नहीं चला मैं सकते तो मैं फिर निकल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इख्तियार साहब जरा सवाल सुन ले, सवाल सुन ले। असल मसला इस वक्त नहीं, ये आ रहा है ये ऐसा ही है ना कि मतलब मैं जरा हर बंदा आपसे ये अपनी जानना बारी चाह में रहा हूं। बात करे तो बेहतर है। जी जी इख्तियार साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, बुनियादी डिबेट ये है जिस केस का वो हवाला दे रहे हैं इंडिया का भी, उसमें असल वजह ये थी कि आप बताएंगे कि आप ये तबादला क्यों कर रहे हैं। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, तो ये लोगों का राइट है वो ये जाने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 3 जजेस को इनमें से एक को पेशावर क्यों भेजा जा रहा है, एक को लाहौर क्यों, एक को कराची क्यों भेजा जा रहा है। यही बात आज बैरिस्टर अली जफर भी कर रहे थे कि बगैर वजह के जब आप करेंगे तो इसका मतलब सजा ही तस्वुर किया जाएगा और आप देखिए- गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जजेस को। देखिए, बैरिस्टर गोहर हो, बैरिस्टर अली जफर साहब हो, उन्होंने तो आप कुछ भी कर लें और कुछ भी कह लें, उन्होंने तो तनकीद करनी है। ठीक, आप पेट्रोल 10 रुपए का लीटर दे दे, उन्होंने कहना है ये है कि ये अगर खान होता वो 5 रुपए में दे देता। आप बिजली 1 रुपए के यूनिट कर दे, वो बोले खान होता तो ये 4 आने में दे देता। उनका तो मसला कुछ और है, वो उनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसको छोड़ दे। जहां तक बात है, बात सिंपल वही है कि इस्लामाबाद के जजों की कोई ट्रांसफर नहीं हो रही थी, ठीक। सो उसको उस सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं जरा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ ऐसा मुझे ये बताइए कि ये जो बात इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि लॉ ऑफ द लैंड, एक अदलिया के ऊपर भी सवाल है जो आपने खुद भी हवाला दिया कि माजी में पाकिस्तान की अदलिया ने मुंतखब वज़राए आज़म को जिस तरह से घर भेजा, जिस तरह से आपने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने अस्पतालों में जाकर फिर तरह अवामी नुमाइंदों की तस्हीक की गई, अब वही लग गया रह रहा है कि अगर अदलिया एक कदम आगे बढ़ रही थी जिसको एक्टिविज्म, उस जुडिशल एक्टिविज्म का नाम दिया गया, अब यूं लग रहा है वो सिर्फ स्ट्राइक बैक हुआ है, वही काम शायद आज एग्जीक्यूटिव कर रही है। देखिए गुजारिश है कि ये बात थ्योरेटिकली तो दुरुस्त बात है। अदलिया की जो जुडिशल ओवररीच है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और कुछ जो जज साहबान थे उनके दौर में ये चीप पब्लिसिटी का हासिल करने का एक जरिया था। रोज़ाना आप ऑफिसर्स को बुला लें, सियासतदानों को बुला लें, पार्लियामेंट को आप कुछ ना समझें कि ये चीज़ें जो हैं, इस जो चीज़ें जब भी हुई इनके पीछे कोई ना कोई सियासी मुहरकात तो थे। ठीक, अभी भी जो मुहरकात हैं वो ये है कि ये जजेस जो कहना नहीं मानते उनको जो है फारिग किया, और जो अंगूठे के नीचे तो अदलिया आ गई है। अदलिया में तो किसी किस्म का कोई, अगर आप कहें कि आज़ादी का अंसर या तस्वर रह गया, वो नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल एज ए लॉयर भी बात बता रहा हूँ। आम लोगों का भी ट्रस्ट कोई नहीं है अदलिया के ऊपर। अब तो ये ज़्यादा ठेकेदारी निज़ाम है, प्रोफेशनल वकला की तो गुंजाइश नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग प्रोफेशनल वकला तो परेशान है, ठीक, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो नहीं है। जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेके आते हैं वो कमीनगी की हद तक जो है वो मैं समझता हूँ कि अपने उन वादों से वो इनहराफ करते हैं और वोट वो ले लेते हैं ILF के, लेकिन कभी भी वो फिर अपने उस मकसद के लिए नहीं खड़े हुए। ठीक, और ये जो सियासत है बाहर की, ये भी अब मरहूने मिन्नत हो गई है। हुकूमत इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, इन्फ्लुएंस भी है, और जिस किस्म के फिर जजेस भी लगाए गए हैं या आ रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग उन पे अदम इत्मीनान का इजहार जो है वो किया जाता है, बार में भी, बार के बाहर भी। आप कभी भी जब पहले ये एक बात फैक्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो टीमें होती थी या जो लोग होते थे उनके एडवाइजर्स बड़े टॉप क्लास होते थे, मतलब हमेशा ऐसा रहा। अब ऐसा नहीं है, अब बड़े आमियाना लोग जो हैं वो आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे ये बताइए कि जो सवाल मैंने चौधरी साहब के सामने रखा कि ठीक है आप तनकीद करें, आप ये कहें कि जनाब देखें ये ऐसा गवर्नमेंट कर रही है जुडिशरी के साथ, या ये सारी बातें हैं, लेकिन जो जुडिशरी ने गवर्नमेंट ने उनको नुकसान पहुंचाया, उनसे ज्यादा तो जुडिशरी ने खुद को खुद नुकसान दिया है।
उमर दराज पता क्या, बेसिकली हुकूमत का भी शायद अब अगर मैं ये बात करते हुए इस पे कमेंट करूं कि इनका जो जुडिशरी की ये हालत हुई है, और मैं समझता हूं जस्टिस मुनीर से लेके फायज ईसा से लेके या अफरीदी तक अगर देखा जाए तो इनका अपना रोल ज्यादा है। ठीक। अगर ये ठीक होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज पूरे मुल्क के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट रह गया है जिसको जो डायरेक्शन मिलती है उसके ऊपर अमल होता है। वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल था वो तकरीबन दफन हो गया है। इस वक्त मुल्क के अंदर आजाद अदलिया, अख्तियार वली साहब मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, टेबल विल टर्न, तो सियासी लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। और यही मेरे भाई उस वक्त मुझे कहेंगे कि रियासत आजाद आप उस वक्त ठीक कहते थे और हमारी कुछ सियासी मजबूरियां थी, हमने तो ये मौकफ देना था चूंकि हम हुकूमत में थे। तो बात ये कि जब आप मेरिट की बात करेंगे तो फिर मेरी भी अगर मेरिट पे सुने तो इस वक्त मुल्क के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज नहीं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिसाल के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि लोगों के केसेस फिक्स नहीं होते, इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं होते, हादी और मिजारी जो है उनके केसेस, बाकी केसेस उस सजा वाले, मेरे अपने केसेस इन जजेस साहबान के सामने हर 15 दिन बाद लगे होते, लेकिन वो केस फिक्स ही नहीं होते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है और मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिसी जस्टिस है। जो हम कहते थे कि मेरिट के ऊपर भाई किसी का इंसाफ के तहत कोई देना बनता है रिलीफ तो दो, नहीं बनता खारिज कर दो, लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म है कि लोगों के केसेस ही ना लगाए जाए, लोगों के केसों का फैसला ही ना किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस जिनको ट्रांसफर किया गया है, वैसे तो वो पंजाबी कहते ना कि जियो दे चोर ले गए या जियो दे किले बने, गल यही सी, चूंकि उनको ना केसेस दिए जाते थे जो इस तरह के केसेस थे, तो वो बेचारे यहाँ पे भी मफलूज ही थे, लेकिन एक साइन के तौर पे थे। एक मोशन कियानी हूँ, बाबर सत्तार हूँ, समन रिफत हूँ, सरदार साहब हूँ, इजाज इसाक साहब हूँ, जितने भी जिन्होंने खत लिखा था, ये एक आजादी की अलामत थी। और मैं ठीक है, समझता हूं आप कि उनको ये आजादी की अलामत समझ रहे हैं और आप समझते हैं कि ये उस इंटेंशन के साथ किया गया। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इख्तियार वली साहब, फैसल चोई साहब, रियासत अली, आपने हमें वक्त दिया और इन मौजूआत के ऊपर अपनी राय भी दी। नाज़रीन, ये तो मामला था जो जुड़ा हुआ है इस पूरे सियासत के साथ और फिर अदलिया से और आज़ादी, और जो आपने गुफ्तगू सुनी है। अब जाहिर है एक और मामला मईशत का है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मईशत का मामला कल देखा आपने कि गवर्नमेंट ने जो शरह सूद है उसमें 1% का इजाफा कर दिया, जो 11.5% के ऊपर पहुंच गया है। और उसके बाद मामूल में आपको बताते हैं कि बेरोजगारी में इजाफा होता हुआ, महंगाई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है। इन तमाम मौजूआत पर बात करनी है। हमने आज दावत दी है हारून शरीफ साहब को, जो मईशत पर बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं। हारून शरीफ साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं एक आम आदमी हूँ, हमारे जो देखने वाला है उसके ज़बान में सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये हम सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया है, शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं आ रही, इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या आम आदमी समझे कि उसकी जिंदगी के ऊपर या कारोबार के ऊपर क्या फर्क आएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है? जी, आम आदमी के लिए जो इसका इम्पैक्ट है या फायदा है या नुकसान है, नंबर वन कि आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जब शरह सूद बढ़ती है तो इसका मतलब है महंगाई की शरह बढ़ रही है। अच्छा। सो आम आदमी के अखराजात बढ़ रहे हैं और उसको एक हम कहते हैं कि पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाई जाती है। ठीक। हुकूमत का इसके अंदर एक, क्योंकि हुकूमत सबसे ज्यादा कर्ज लेती है बैंकों से पाकिस्तान में, जी। सो हुकूमत का जो शरह सूद है पे करने का वापस जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे उनका बजट का खसारा बढ़ेगा। बजट का खसारा बढ़ेगा तो फिर आम आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बिना पे। ठीक। अच्छा। सो आपके जो कंजम्पशन पावर है या इस्तात है आपका महीने का बजट बनाने की, ये उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डेंट पड़ता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिजनेसेस जो है उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो खास तौर पे कर्ज लेते हैं बिजनेस, चाहे शॉर्ट टर्म लें चाहे लॉन्ग टर्म लें, उनके लिए उनका जो कर्ज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बिजनेस की कंपेटिटिवनेस जो है अपने बाकी ममालिक से, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स की, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे अब जब इन चीज़ों को कलेक्टिवली हम देखते हैं, जब आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ेगी तो ज़ाहिर है जॉब्स क्रिएट होना कम हो जाएंगी या बंद हो सकती हैं। ऑलरेडी बेरोजगारी का नंबर, गवर्नमेंट का नंबर ये बता रहा है कि उसमें बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है, और फिर ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ना है, इस सारी जब इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? बजट तो आइंदा आने वाला है, 2-4-6 महीनों के अंदर पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसकी जिंदगी पर इंपैक्ट क्या आएगा? क्या मजीद टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ जाएगी? क्योंकि आप तो उसकी जेब से ऑलरेडी लेवी की मद में हर बार पेट्रोल महंगा होता है तो कहते हैं जी लेवी बढ़ा दी गई है, और बड़ा आसान तरीका था जी, आईएमएफ ने ये लेवी बढ़ाने का कायम है। जी, आम आदमी और इवन जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जी उसके लिए 2026 के बाकी का जो अरसा है वो एक खासा मुश्किल फेज है। जो हम और आप बात कर रहे हैं, उनकी जब खर्चने की पावर कम होगी और उनके लिए रोजगार की और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर स्क्वीज आएगा, तो वो एक लाइफ में ट्रेड ऑफ्स करेंगे। ठीक। आम तौर पे होता ये है कि आप ट्रेड ऑफ ये करते हैं कि आप यूटिलिटीज का कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपना हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा कम कर देते हैं, क्योंकि फूड तो आपने कंज्यूम करनी है। ठीक। तो उससे आपके अंदर सोशल भी एक इम्पैक्ट आता है, एक हेल्दी वर्कफोर्स नहीं बनती है। तो मुझे ये 2026 मुश्किल इसलिए भी दिखता है कि जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए तो BISP के मैकेनिज्म बने हुए उनको सस्टेन करने के लिए, ठीक। लेकिन जो हमारा मुतवसत तबका है जिसकी फिक्स्ड इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, उनको रिलीफ देने के लिए ना तो हुकूमत के पास कोई सिस्टम है और ना ही हुकूमत के पास पैसा है, और वो सेक्रीफाइस करने पे तैयार नहीं दिखते कि अपना कोई खर्चा कम करके, प्रोजेक्ट्स को मौखर करके वो उस तबके को कोई सस्टेन कर सके 2026 में। ठीक। अच्छा अरुण साहब, मैं ये जब आप ये रिलीफ की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में फिर वही बात आई कि इस बार भी लेवी बढ़ाई गई, या फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हो सकता है, और बड़ा आसान होता है कह देना कि जी हमें आईएमएफ ने कहा है। तो मैं जब ये देखता हूं कि उन्हीं पेट्रोल जो महंगा हुआ है या डीजल महंगा हुआ है, वो हटो बचो वाली जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां हैं उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आई, नई गाड़ियां जो हैं वो भी प्रोक्योर की जा रही होती हैं, दीगर भी जो गवर्नमेंट की या जो अशराफिया पॉलिटिकल एलीट है उसकी हमें अयाशियां नजर आती हैं जो टैक्स पेयर की मनी के ऊपर है। कि आईएमएफ इनको ये नहीं कहता कि ये बड़ी गाड़ी से बाबू छोटी गाड़ी के ऊपर आ जाएं, ये अयाशी कम कर दें, ये हटो बचो कम कर दें, या फिर आपने अवाम के गले के ऊपर ही छुरी मतलब जिबा उनको ही करना है? देखिए, पहले तो आईएमएफ को समझें। जी। आईएमएफ के कुछ जो पिलर्स हैं प्रोग्राम के, उसके अंदर यह है कि बजट के खसारे को एक रेंज में रखना है, ठीक। ट्रेड का खसारे को एक रेंज में रखना है, जो ओवरऑल एक्सटर्नल पेमेंट का बैलेंस है उसको कहां पे रखना है। ये एक हेडलाइन उसकी स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन। अब उसके अंदर हुकूमत के पास चॉइसेस है कि वो आईएमएफ को क्या चॉइसेस देता है। ठीक। कि जी अगर आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं कि हम टैक्स बेस को बड़ा कर रहे हैं या हम लेवी लगा के कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक। ये चॉइसेस हुकूमत की हैं, ये आईएमएफ डिक्टेट नहीं करता है। राइट। आईएमएफ ये कहता है कि आप महंगी चीज लेके सस्ती ना बेचें क्योंकि आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा। ठीक है। आईएमएफ कहता है कि अननेसेसरीली अपने जो फेवरेट्स हैं उनको सब्सिडी और प्रोटेक्शन ना दे, उसको खत्म करें। जो सरकार का बिजनेस चलाने का तरीका है उसके अंदर आईएमएफ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता, और वो अगर हम उनसे कहें कि हम इस तरह बचत कर रहे हैं तो दे विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ये हमारा, क्योंकि ये सियासी यानी मैं कहता कलामी की माफी चाहते हुए, यानी आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें जिबा नहीं करता, हमारी अपनी हुकूमत हमें चूना लगाती है। जी, अपनी हुकूमत का प्लान जो होता है आईएमएफ को वो पेश करते हैं कि हम आपके टारगेट्स को किस तरह पूरा करेंगे। मैं कोई 18 साल उस साइड से मुख्तलिफ मुखालिफ में काम करता रहा हूं और तकरीबन 15 ममालिक में मैं ये काम करता रहा हूं, और मुझे पता है कि नेगोशिएशन हम कैसे करते थे। हमें 10-10 ऑप्शंस कंट्रीज देते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, द वे गवर्नमेंट ऑपरेट्स हियर, पाकिस्तान बड़ा यूनिक मुल्क है जिसमें आप गाड़ियां भी देते हैं, घर भी देते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देते हैं और पेट्रोल की लिमिट्स भी देते हैं। मैंने कहीं पर वुज़रा तक नहीं देखे दुनिया में कि जिनको ये काम मिलता, और ये काम बहुत देर पहले छोड़ चुका है।
ठीक। आप 200 300 रेस्ट हाउस मेंटेन कर रहे हैं, गवर्नर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये एक बड़ा तजाद है। अवाम किस तरह खड़ी होगी जब तक ये उनको तब्दीली दिखेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखते हुए कि जो एफबीआर है उसने इब्तदाई 9 महीने में उसको 612 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पहले 9 महीनों के अंदर 33% की कमी हुई है। अब आप देखिए कि शरह सूद जिसका हमने शुरू में बात की वो 11.5% पे पहुंच गया है। जो महंगाई है वो 14% या उसके आसपास है, सिंगल डिजिट में। आखिरी बार मार्च 2022 में आखिरी रिपोर्ट हुआ था, आज से 4 साल पहले। जब ये सारी चीजें देखते हैं और बजट आने वाला देखते हैं, तो अगर रिलीफ कोई देना पड़े गवर्नमेंट को, यानी आपको मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि चलें किसी आम आदमी को जिसकी बहुत कम इनकम है, 30, 40, 50 हजार या 60 हजार वाले हैं, उनको क्या गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है? कौन सी ऐसी विंडो है जहां से कम कहा जाए कि ये ठीक करें तो बहुत सारे लोगों का मसला हल हो सकता है? देखिए जी, दो चीजें हैं। एक है रिलीफ जी। एक है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ठीक। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए जिससे लोग लॉन्ग टर्म के लिए खुद पैसा कमाते हैं। ठीक है। इस वक्त हमारे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंपेटिटिव हैं, जो दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल अलोन हमारी एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा है। ठीक है। ठीक। जो दुनिया है, कोरिया ने भी यही किया, इंडोनेशिया ने भी यही किया, वियतनाम ने भी, वो अपने इन सेक्टर्स को विनर सेक्टर डिक्लेयर करते हैं कि हमारे ये बेस्ट सेक्टर्स। ठीक। फिर वो उनके पीछे खड़े होते हैं कि जी तुम्हारा हम कैसे हेल्प आउट करें कि तुम अपने कारोबार को बढ़ाओ। देखिए, कारोबार बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी। राइट। अगर एक्सपेंशन नहीं होगी मईशत में तो अपॉर्चुनिटी स्क्वीज होगी, नेचुरल है। ठीक। सो एक तो हमें 1-2 सेक्टर्स जो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं और बगैर सब्सिडी के ला रहे हैं, ठीक। उनके पीछे विजिबली खड़ा होने की जरूरत है ताकि वो अपने पैसा जो कमाए उसको री इन्वेस्ट करें। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा, टारगेटेड सब्सिडी। हमें मुझे बताएं कि कौन रोकता है हुकूमत को कि 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों को 2 साल के लिए बैन कर दे? क्या 0.001% तबका कार नहीं चलाएगा लैंड क्रूजर्स? क्या मुल्क का बिजनेस कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी? वही जो पैसा बचता है उससे आप टारगेटेड सब्सिडी मोटरसाइकिल वाले को दीजिए। देखिए ना। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब इलीट को आप छूने पे तैयार ही नहीं है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर सेक्रीफाइस करने पे तैयार ही नहीं है, और आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, एक मैं सख्त लफ्ज है इसको हम पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उस माइंडसेट के साथ जो है वो लोगों की जेबों से। टाइम कम है, एक सवाल और बड़ा कल अहम है, वो आपसे उस पर राय लेनी है। जो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर कर अली परवेज मलिक साहब ने कहा हमारे पास वो 1 दिन के रिजर्व्स की बात है, ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होते हैं और इनका ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये जरा समझाए ना हमारे आम लोगों को। देखिए जी, हर जो मुल्क होता है ना, वो एक अपनी तैयारी करता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए, जंग हो जाए, जलजला आ जाए, तो हमारे पास कुछ चीजों के मिनिमम रिजर्व्स हों कि हमारा कारोबार जिंदगी 1 या 2 माह चलता रहे। ठीक है। और उस 1-2 माह के अंदर होपफुली हम रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। उसके अंदर फूड सिक्योरिटी के रिजर्व्स भी होते हैं कि आपके फूड के इसेंशियल आइटम्स हों। उसके अंदर ऑयल के रिजर्व्स पाकिस्तान में इसलिए जरूरी है कि हमारी सारी ट्रांसपोर्ट ऑयल पे चलती है। अगर हमारी ट्रेन चल रही होती बिजली पे या कुछ, तो आपको रिजर्व्स की जरूरत कम आ जाती। सो इस तरह के आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हुकूमत बिल्ड करती है या खुद रखती है, या जो लोग मार्केट डील कर रही होती है उन पे रेगुलेशन बनाती है। मैंने वो सुना नहीं है, मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में, गालिबन अली परवेज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपने नहीं रखे हुए, कमर्शियल शायद रखे हुए। हुकूमत ने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से कहा हुआ है कि जी आप इतने दिन के रिजर्व्स रखा करें, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली रिस्क फिर तो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं हारून शरीफ साहब आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ी डिटेल के साथ और डेप्थ खासकर इकोनॉमी से जुड़े मामलात हैं उसको अपनी राय दी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।